हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका दोस्त मोनिश। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केजीएस का टेस्ट। करंट अफेयर का बहुत लोग एक्सपेरेंट जो थे डिमांड कर रहे थे कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिस तरीके जैसे कि करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और साइंस हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं बिहार स्पेशल और आपका मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर करा चुका हूँ। एक एक टेस्ट लगभग मैंने कवर करा लिया है। आज मैं टेस्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ। सेक्शनल टेस्ट है ये, और ये करंट अफेयर का है। आप जानते हैं कि हर बार बीपीएससी में करंट अफेयर का वेटेज इतना ज़्यादा है कि 30 से 35 या 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का जो वेटेज है ऊपर नीचे ओवरलैप होता रहता है, बट करंट अफेयर का फिक्स रहता है। एवरेज क्वेश्चन मान के चलें तो 30 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, कभी 35 से 38 क्वेश्चन भी पहुंच जाते हैं, कभी 40 भी पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो उसी इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए आज मैं टेस्ट आपके लिए केजीएस का लेकर के आया हूँ, करंट अफेयर का। इन्होंने बहुत अच्छे से हर करंट को, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो बिहार स्पेशल के रूप में हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, सारी जो घटनाएँ हैं तो उनको ईयरली मतलब अच्छी तरीके से उन्होंने कवर किया है। जो जनवरी 2025 से लेकर के और यहाँ तक कि जून 2026 तक की जितनी भी खबरें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वाली इसमें सारी कवर करी गई हैं। ठीक है, तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें कह रहा है कि अंजी खड्डू पुल, जो भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका आंसर सी रहेगा। ये जो अंजी खड्डू पुल है वो जम्मू और कश्मीर में है। ये भारत का पहला केबल स्टैंड रेलवे पुल है। जम्मू और कश्मीर से कटरा और रियासी के बीच ये स्थित है और अंजी नदी पर बना हुआ है। ध्यान रखना, किस नदी पर है, अंजी नदी पर है, जो कि चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। और यह उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक, इसको बोलते हैं USBRL परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको क्वेश्चन के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन बोलता हुआ जा रहा हूँ। आपको इंपॉर्टेंट लगे, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बोल रहा हूँ, तो उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम से कुछ पल पहले जब आप पहुँचो तो उसको रिवीजन कर पाओ, है ना। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट तस्वीर मैं बोलते हुए जा रहा हूँ, तो उसको नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, इसके अलावा कुछ पुल और भी हैं। इसमें आपका चिनाब पुल हो गया, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका अलावा बोगी पुल हो गया, जो कि असम में है ना। इसके अलावा अटल टनल हो गई, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तीनों हाल ही में चर्चा में रही हैं। कहाँ कहाँ पे, उसकी लोकेशन याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को, न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सार्गी को। दोस्तों, इसका आंसर बी रहेगा। यानी कि जो NHRC के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम हैं। ठीक है ना। तो इनकी नियुक्ति वर्ष 2025 में हुई थी, है ना। और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो इनकी जो उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति का जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि दोस्तों की NHRC जो है वो कैसी बॉडी है, एक वैधानिक बॉडी है। ठीक है, वैधानिक का मतलब ये इसे एक कानून के माध्यम से बनाया गया है, जिसको इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है। ध्यान रखना, इसकी स्थापना जो UNHRC है ना, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। और कार्य की बात करें तो भारत में मानव अधिकारों का जो प्रहरी इसको कहा जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि इसमें नियुक्ति प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो नियुक्ति पदाधिकारी होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। सिफारिश समिति के में 6 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, लोकसभा में विपक्षी नेता होते हैं, राज्यसभा के विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अब देखते हैं कि इसकी जो UNHRC के जो सदस्य हैं बनने की पात्रता क्या होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। तो पिछला नियम कहता था कि केवल रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे, जो CJI वही पात्र थे, लेकिन वर्तमान नियम कहता है कि CJI या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पात्र हैं। ये कंडीशन ध्यान रखना, वर्तमान में ये है। और इनके यहाँ अवधि कितना है कार्यकाल की, वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूरी हो जाए। और सुनिए, जो UNHRC के जो अध्यक्ष हैं ना, तो वो पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। यानी कि अगर एक बार नियुक्त कर लिए गए और किसी वजह से वो हट गए तो पुनर्नियुक्ति वो के माध्यम से दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन क्वेश्चन नंबर 3 देखें। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा की है। ऑप्शन ए चीन, बी USA, सी रूस और डी यूक्रेन। देखिए, इसका आंसर बी रहेगा।
यानी कि जो यूएसए है उन्हें हाल ही में जो WHO है उससे हटने की बात रखी है। ठीक है, अब देखते हैं WHO की थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है ना। और इसमें यूएसए की भूमिका क्या है? ये संस्थापक सदस्य है ना। पूछ सकता है कि हाल ही में यूएसए ने WHO से हटने की मांग करी है, सिफारिश की है, ये मांग की है, ये अपने का निर्णय लिया है, तो वो कैसा सदस्य है? क्या वो संस्थापक सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। और उसका जो वित्तीय योगदान है वो 400 से 500 मिलियन वार्षिक, यानी कि सबसे बड़ा दाता यही था। तभी वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा है तो हड़कंप बचा हुआ है इसी को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। प्रलय मिसाइल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह हवा से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? क्या केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का इसका बी रहेगा, क्योंकि ये हवा से सतह के मार करने वाली मिसाइल नहीं है, बल्कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको जो निर्माण किया है वो DRDO ने किया है और ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये जो LAC नहीं, अपना वास्तविक नियंत्रण कंट्रोल LOC, तो वहाँ पे इसको नियंत्रण करती है ना। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, इतना ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना कर लीजिए बहुत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 बोल रहा है कि भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्पित है? ए लड़ाकू अभियान, अधिकारियों का प्रशिक्षण और ऑनलाइन शिक्षा, खुफिया जानकारी, साइबर रक्षा। दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, यानी जो एकलव्य पोर्टल है वो जो अधिकारी हैं और अधिकारियों का प्रशिक्षण है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए इसको लाया गया है। बेसिकली 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए चर्चा में रहा है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो केंद्रीय पहुंच, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों तक आसान पहुंच, अधिकारियों का पेशेवर विकास और अपनी गति से सीखने वाले पाठ्यक्रम। ठीक है, संसाधन आधार के होंगे शोध पत्र और सैन्य पत्रिकाएँ। अब विशेषताएँ क्या हैं वो तो अब मैं बता ही चुका हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ रखने की आवश्यकता नहीं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस जितना बता रहे हैं इतना कर लीजिए बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवा को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन GDP में से जोड़ने वाली एक योजना शुरू की है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि जो ग्रीन GDP फ्रेमवर्क है उसको शुरू करने वाला जो राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़ है और इसका जो समय सीमा है जनवरी 2025 तक है। भारत में प्रथम है, ठीक है ना, प्रथम करने इसको GDP अपनाने वाला पहला राज्य बना है। और इसकी पहल देखें तो वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन GDP के साथ इसका जोड़ना है। ठीक है, और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जिले हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। देखिए इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य है वो आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। इसमें वनस्पति इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इतना थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि जो इसका जो प्रयोजन है वो वन्यजीव अभयारण्य के लिए बफर की सुरक्षा के रूप में किया जाता है और इसका कार्य देखें तो शहरीकरण और अनियमित विकास के प्रभाव को रोकना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 8 देखें। PM युवा 3.0 के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसमें शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से अधिक आयु के लेखकों को प्रोत्साहित करना है। इसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता 1950 से 2025 जैसे विषय शामिल हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा। देखिए इसका सही आंसर इसमें कह रहा है कौन सा इसमें कथन गलत है, तो पहला सही है। ठीक है, और इसमें आपका 3 सही है, लेकिन 20 का गलत है। देखिए 20 का क्यों गलत है देखते हैं। जो युवा का पूर्ण रूप है वो यंग, अपकमिंग एंड वेसेंटाइल ऑथर्स है, यानी कि युवा की फुल फॉर्म तो ये हो गई। ठीक है, आयु पात्रता 30 वर्ष से कम हो गई, लेकिन इसमें जो आयु पात्रता दी है ना वो 30 वर्ष से अधिक आयु के लेखकों को नहीं, बल्कि 30 वर्ष से कम आयु के, तभी तो युवा नाम रखा गया इसका। तो इसका जो गलत आंसर रहेगा वो 2 रहेगा, यानी कि बाकी 1 और 3 दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को, न्यायमूर्ति NV रमना को, न्यायमूर्ति UU ललित को। देखिए इसका आंसर बी रहेगा, यानी न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखने हैं कि नियुक्ति कब हुई है। 2025 में इनकी नियुक्ति हुई है। 23वें विधि आयोग के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है और कार्य की इनकी जो समाप्ति होगी 31 अगस्त 2027 को होगी, ठीक है। और थोड़ा सा न्यायमूर्ति जो रंजन गोगोई है इनके बारे में देख लें, जो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वर्तमान भूमिका में क्या है इनकी, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं। और उनको पुरस्कार की बात करें तो असम वैभव यानी कि असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको मिला है, ठीक है ना। बाकी जितने भी न्यायमूर्ति हैं इनके बारे में इतना आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद कर दीजिए काफ़ी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देश भर में बिहार की क्या स्थिति है? पहला, दूसरा, चौथा या तीसरा? देखिए इसका आंसर डी रहेगा, तीसरी स्थिति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। किस देश ने 2025-26 की अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन APO की अध्यक्षता ग्रहण की है? ए जापान, बी भारत, सी दक्षिण कोरिया, डी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि भारत ने इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इसमें मिलान की बात कर रहा है। एक तरफ है आपके पद्म पुरस्कार विजेता और एक तरफ है संबंधित क्षेत्र। निर्मला देवी सामाजिक कार्य, भीम सिंह भावेश चिकित्सा, हेमंत कुमार सार्वजनिक मामले, सुशील कुमार मोदी कला। बताइए इसमें कौन कौन से मिलान इसके सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो इसका मिलान इसमें ए का 4 रहेगा, बी का 1 रहेगा, सी का 2 रहेगा और डी का 3 रहेगा, यानी कि इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 के संबंध में कथनों पर विचार करें। ये खेल उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे और मोनाल इन खेलों का शुभांकर है। महाराष्ट्र कुल 201 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पद पर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें जो महाराष्ट्र का स्थान दूसरा है, ठीक है। पहला नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। इसमें कह रहा है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? केदारनाथ सिंह को, विनोद कुमार शुक्ला को, R वेरमुथु को, अशोक वाजपेयी को। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा? दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये हिंदी के लेखक हैं, कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और निबंधकार भी हैं, ठीक है ना। और इनकी लेखन शैली कैसी है? यथार्थवाद और अति यथार्थवाद, यानी कि साधारण जीवन का चित्रण इनकी मेन थीम रहती है ना। तो बेसिक इनकी कृतियाँ भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी कृति भी पूछ लेता है। नौकर की कमी ये इनका उपन्यास है, और दीवार में एक खिड़की रहती थी, आपने सुना होगा, ये तो बहुत सबने पढ़ा भी होगा, बहुत इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता रहे हैं। और बस इतना ध्यान रख लीजिए, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इनके बारे में बातें नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। कांगेर वैली नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को की जो अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है वो आपको छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसकी अगर विशेषता की बात करें तो ये काष्ठ, स्थलाकृति, विस्तृत चूनापत्थर गुफाएँ हैं। बेसिकली गुफाओं से संबंधित विशेषताएँ हैं, कुछ ज़्यादा अतिरिक्त। हाँ, नदी की बात कर सकते हैं। जो कांगेर नदी है यहाँ से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और उद्यान के मध्य से गुजरती है। ये ध्यान रखना, कांगेर नदी। बस बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का थीम क्या था? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, जैव विविधता के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन, सतत विकास के लिए प्रकृति, आने वाली पीढ़ियों के लिए जैव विविधता। दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि जो 2025 का जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। बैटरी पैक आधार संख्या के आधार संबंध में कथनों पर विचार करें। यह 121 अक्षरों वाली एक विशिष्ट पहचान प्रणाली है, जिसे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के लिए प्रस्तावित किया गया है, ताकि उनकी ट्रेसेबिलिटी और पुनर्चक्रण सुनिश्चित किया जा सके। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा, सभी के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो अनुपालन में जिम्मेदारी की बात करें तो बैटरी उत्पादकों, निर्माताओं और आयातकों की है। उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी, उपभोक्ता के लिए केवल BPI निर्देशित करना आवश्यक नहीं है ना। नियामक की बात करें तो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का पालन करना इनको ज़रूरी है, बाकी अनिवार्य नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का गौरव हासिल किया है। दोस्तों इसका आंसर भी रहेगा, यानी कि जर्मनी ने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है जो पिछला रैंक था वो जापान था, जापान को उन्होंने पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारत के पहले एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र गरुड़ एरोस्पेस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में या पुणे में। दोस्तों इसका जो उद्घाटन है वो आपका चेन्नई में किया गया है। ठीक है, और स्थिति की बात करें तो ये भारत का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब होने वाला है, और आयात निर्भरता को इसको कम करना है। और बेसिकली अतिरिक्त जानकारी देखें तो ड्रोन नियम 2021 का ही पालन करता है, बस एक्स्ट्रा चीज़ इतनी ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बता दी इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत कितना है। ए 18.5%, बी 21.3%, सी 23.7% या डी 26.1%। उसका जो इसका आंसर है वो 23.7% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश से निर्मित विश्व के प्रथम सुपर सॉलिड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ए एक ऐसी अवस्था जिसमें ठोस प्रकाश एक ही समय पर अति तरल और ठोस दोनों ही एक तरह व्यवहार करता है। अंतरिक्ष यानों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक नए प्रकार का ठोस पदार्थ है। प्रकाश को 100% दक्षता के साथ विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक विधि है। क्रिस्टलीय संरचनाओं में प्रकाश के संग्रहित करने की एक तकनीक है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि सुपर जो सॉलिड है उसका जो असली तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है वो पहला कथन कर रहा है। कह रहा है कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रकाश एक ही समय पर अति तरल और ठोस दोनों की स्थिति में व्यवहार करता है। ये आंसर ज़्यादा टफ नहीं है, इजी आंसर है, सबने बच्चों ने लगा लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखें। पंच मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह नासा की एक पहल है जिसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में 4 छोटे उपग्रह स्थापित किए गए हैं। कथन 2, इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना के सौर पवन में रूपांतरण का अध्ययन करना है। दोस्तों इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये नासा ने ये स्टार्ट किया था। और ये कब स्टार्ट किया था, 2021 के आसपास स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे IWLF यानी कि एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ए सैखो मीराबाई चानू को, लवलीना बोरगोहेन को, निकाहत जरीन को या विद्यारानी देवी को। देखिए इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि जो सैखोम मीराबाई चानू है इसका IWF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है। त्रिपुरा, मिजोरम, केरल या डी गोवा। देखिए इसका आंसर ए रहेगा, त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बन गया है, और बाकी मिजोरम और आपका गोवा तो ऑलरेडी बन ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में COP29 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी। ए ब्राज़ील, बी UAE, सी अज़रबैजान और डी जर्मनी। दोस्तों इसका आंसर सी रहेगा, अज़रबैजान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और निम्नलिखित निकायों पर विचार करें। पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए। दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, 2, 3, 4। इसमें कह रहा है ना कि उपरोक्त में से कौन से निकाय पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम के आयोजन में शामिल थे। तो पहला पंचायत तो नहीं है, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा ये शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखें। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया। ए बेंगलुरु में,
बी चेन्नई में, सी हैदराबाद में और डी मुंबई में। दोस्तों पहला जो मधुमेह बायो बैंक है वो आपका बी यानी कि चेन्नई में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ISMR के बारे में देख, कभी कभी ना जो ये बॉडी चर्चा में रहती है ना इनके बारे में ही पूछ लेता है। तो ISMR के बारे में देखें, जिसके तहत ये अध्यक्षता की गई है यानी कि जो बायोबैंक स्थापित किया गया है, ये पूर्ण रूप से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1911 में IRFA के रूप में इसकी स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये दिल्ली में है। भूमिका की बात करें, इसकी भूमिका क्या है, तो शीर्ष जैव चिकित्सा अनुसंधान निकाय के रूप में ये काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखें, कपास उत्पादकता मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह मिशन 3 वर्षों की अवधि के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल यानी कि ELS कपास के विकास को बढ़ावा देता है और वस्त्र मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है। ठीक है, तो 28 के दोनों कथन गलत हो जाएंगे। देखिए क्यों क्वेश्चन ये गलत है। कह रहा है ना ये 3 वर्षों की अवधि के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास के लिए विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, तो मिशन का नाम देखें तो इसकी मिशन की जो अवधि इसमें 3 कही गई है, 3 नहीं बल्कि 5 वर्ष है। ठीक है, और इसका जो नोडल मंत्रालय है बेसिकली वो वस्त्र मंत्रालय नहीं है बल्कि उन्नत प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसलिए इसे दोनों कथन गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखें। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा शुरू की गई थी। ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी जितेंद्र सिंह, डी नितिन गडकरी। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर जितेंद्र सिंह रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आदर्शता रखे जाने से संबंधित है। ए कोची, बी मुंद्रा और सी विशाखापत्तनम और डी पारादीप। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि जो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की जब आदर्शता रखे जाने से संबंधित जो स्थान है वो विशाखापत्तनम में रखा गया है। ठीक है, जो परियोजना डेवलपर है वो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के तहत की गई है और आधारशिला रखी गई है 2026 में। ठीक है, ये एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में पहचाना गया है। ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी बिहार। तो इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि बी को यानी कि जो उड़ीसा आपका है उसे शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ए वित्त मंत्रालय, बी सांख्यिकी मंत्रालय, डी मीटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी वाणिज्य मंत्रालय। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी रहेगा, यानी इसको मीटी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखें, प्रोजेक्ट विस्तार जो कभी कभी चर्चा में रहता है किससे संबंधित है। ए स्वच्छ क्षेत्र का एकीकरण से, बी कृषि संसाधन तक पहुंच से, सी शहरी शासन से, डी डिजिटल भुगतान से। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या रहेगा। दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट विस्तार है वो कृषि संसाधनों तक पहुँच से संबंधित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। 34 कह रहा है कि जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। 2026, 27, 28 या 30। दोस्तों इसको 2028 तक बढ़ाया गया है। ठीक है ना, क्योंकि 2024 तक ही इसकी डेडलाइन थी, लेकिन इसको बढ़ा करके 2028 किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखें। 35 कह रहा है कि किस संगठन ने इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है। ए UNDP, बी यूनेस्को, सी विश्व बैंक, डी यूनिसेफ। दोस्तों जो इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस है इसको यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना, इसमें बेसिकली महिलाओं और लड़कों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली उनकी स्किल को बढ़ावा देना है ना, और जो महिला जो रिसर्चर्स हैं वो 33% है, उसको भी बढ़ाने की कोशिश इसमें की जा रही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक मुहिम है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 36 देखें। तो पंगसो दर्रा जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था किस राज्य में है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम। बताइए इसका आंसर दोस्तों सी रहेगा, ये सी में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर प्रोबा की बात करें कि प्रोबा 3 मिशन के संबंध में कथनों पर विचार के लिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, तो उसमें कह रहा है कि यह नासा का इन ऑर्बिट
डेमोस्ट्रेशन मिशन है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यानी कि श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। बताइए इसमें से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल या दो, या C एक और दो, दोनों, D या दोनों में से कोई एक ठीक नहीं है। देखिए इसका आंसर B रहेगा, यानी कि एक इसका कथन गलत है, क्योंकि जो मिशन का नाम जो प्रोबा 3 है ना, वो ESA के द्वारा शुरू किया गया, ना कि नासा के द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखें तो 38 कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 18वां संस्करण हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया? क्या वो भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है? सब जानते हैं कि नेपाल के साथ में होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 39 देखें। 39 कह रहा है कि वैश्विक वेतन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय वेतन रिपोर्ट है वो कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। 40 बोल रहा है कि इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में चर्चा में था। ध्यान रखना जिस तरीके से UPSC 2026 में इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, EI समिट से क्वेश्चन आया था, तो इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। कथन 2, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनसांख्यिकी विविधता पर ध्यान केंद्रित किए बिना वैश्विक आनुवंशिक विविधताओं का एक डेटाबेस तैयार करना है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? ज़ाहिर सी बात है इसमें कि बिना लिखा है तो ऐसा नहीं होगा। इसका कथन A सही है, दूसरा गलत है ना। जो भारतीय जनसांख्यिकी विविधता पर ध्यान के साथ तो किया जाएगा, अगर ध्यान की बिना करेंगे तो पूरा डेटा कैसे निकल के आएगा, है ना। तो स्टेटमेंट 2 वाला गलत हो जाएगा, इसका आंसर A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को औपचारिक रूप देने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र बन गया है? क्या A केन्या, B दक्षिण अफ्रीका, C मॉरिशस, D मिस्र? ज़ाहिर सी बात है ये आंसर सबको आ रहा होगा, क्योंकि जो मोदी जी थे वो मॉरिशस में गए हुए थे, तो वहीं पे ये फ्रेमवर्क को लेकर के बात हुई थी। तो इसका आंसर मॉरिशस C रहेगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें। 42 कह रहा है कि AIM4 नातू RE के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसे खाद्य और कृषि संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर क्षारित 30% पारिस्थितिक तंत्रों की बहाली में सहायता करना है। क्या बताइए इसका केवल एक कथन सही है, केवल 2, या 1 और 2 दोनों, या D न तो 1 न तो 2? दोस्तों इसका कथन दोनों सही है, इसका आंसर C हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? क्या A गाज़ियाबाद, B इंदौर और C सूरत, D पुणे? बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या रहेगा? सब जानते हैं इसका आंसर A रहेगा, गाज़ियाबाद पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। 44 कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत के 32.96 स्कोर के साथ भारत 151वें स्थान पर रखा गया है। बताइए इसमें कितने कथन सही हैं? कह रहा है इसमें कौन सा कथन गलत है? तो गलत तो नहीं है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। अगर कहता कौन सा कथन सही है तो इसका आंसर हमारा C हो जाता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। 45 बोला है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण अधिकतम सीमा की हाल ही में संशोधित करके कितना कर दिया गया है? क्या वो 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है या 25 लाख है? दोस्तों सब जानते हैं इसका आंसर C रहेगा, यानी कि जो ऋण की जो सीमा है वो 20 लाख कर दी गई, ना कि 25 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें। 46 बोल रहा है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 के संबंध में बिहार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शामिल किया है? क्या परफॉर्मर है, अचीवर है, फ्रंट रनर है या एस्पिरेंट है? बताइए इसका आंसर A रहेगा, यानी कि जो स्थिति है वो परफॉर्मर के रूप में इसको बिहार को मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखें कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में बिहार को निम्नलिखित में से अचीत हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखें। भारत का पहला ऑर्गेनिक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? क्या वो असम में है, मेघालय में है, सिक्किम में है या मणिपुर में है? दोस्तों इसका आंसर सिक्किम रहेगा, यानी कि सिक्किम में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें। जम्मू और कश्मीर से उद्घाटित जेड मोड सुरंग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन A 5.2 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 7.8 किलोमीटर, 8.4 किलोमीटर।
दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, 6.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है। पहले खो खो विश्व कप 2025 की मेज़बानी किस देश ने की थी? ए नेपाल, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, भारत ने इसकी मेज़बानी की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शक्तिकांत दास को, बी माधवीपुरी बुच को, तोहिन कांत पांडे को, डी राजीव कुमार को। इसका आंसर सी रहेगा, तोहित कांत पांडे को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 के संबंध में कथनों पर विचार करें। 100 देशों द्वारा एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की है। बताइए दोस्तों इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखें। 52 सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 51 है उसका आपका बी रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला है तो इसमें 100 नहीं है देश बल्कि 100 से ज़्यादा है। ठीक है ना, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखें। जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसका आंसर बी रहेगा। जैनिक सिनर उन्होंने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब जीता है। बताइए किस देश के हैं? स्पेन के हैं, इटली के हैं, जर्मनी के हैं या फ्रांस के हैं? दोस्तों वो बी आपके इटली के हैं। जो सिनर हैं वो कॉर्लिस अल्कराइज की उपविजेता रहे हैं। लगातार दूसरी बार उन्होंने जीत हासिल करी है। स्थान की बात करें तो रॉड लेवर एरेना से ये मुझे बिलोंग करते हैं। विजेता की जो राष्ट्रीयता देखें तो ये इटली से हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। और क्वेश्चन नंबर आपका 53 देखें। इसमें कह रहा है कि आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2025 के संबंध में कदमों पर विचार करें। भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया है। इस टूर्नामेंट की मेज़बानी मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने की है। बताइए दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा। जो मेज़बानी की बात करें ना तो वो यूएई नहीं है बल्कि पाकिस्तान है ना, हमारा नेबरिंग कंट्री है हमारा, इसने मेज़बानी करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखें। भारत के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए रामेश्वरम, बी कन्याकुमारी, सी पदुचेरी, डी कोच्चि। दोस्तों ये भारत का पहला सी ग्लास ब्रिज है जिसको कन्याकुमारी में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखें। इसमें कह रहा है कि दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्ण रूप से सौर से संचालित होने वाली विधानसभा बन गई है। दूसरा, मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली शुरू कर दी है। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बताइए क्या कथन इसका 1, 2, 3 कितने कथन इसमें सही हैं? दोस्तों इसमें सभी कथन सही हैं, तो इसका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखें। 656 कह रहा है इसमें मिलान करने को कह रहा है कि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है? बाल श्रम विरोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो आपका 7 जून को मनाया जाता है। और इसमें जो बी है आपका बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस, तो ये आपका 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस की बात करें तो ये आपका 14 जून को मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस की अगर बात करें तो ये आपका 14 जून को मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आप ठीक से इसको मिला लीजिएगा। वीडियो चाहे भले ही पॉज कर लीजिएगा लेकिन आप इसको सॉल्व जरूर करिएगा क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब हम कोई पेपर लगा रहे होते हैं, टेस्ट लगा रहे होते हैं, तो हमको सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हैं। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्वेश्चन जो हमको नहीं आ रहा है तो उसमें हम कौन सा लॉजिक यूज़ कर रहे हैं ये आप जब टेस्ट को सॉल्व करके जब उसका हम एनालिसिस करेंगे ना तब आप जान पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप दिन में 2 टेस्ट सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि देखो बीपीएससी 26 जुलाई को है, समय बहुत कम रह गया है। आपने जितना भी टेस्ट लगाने का जो टारगेट है जो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं वो डेली कम से कम 2 टेस्ट लगाएं और एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दें कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक। अब सब पोर्शन पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है ना। जो वेटेज जिनका ज़्यादा है वहाँ उनका टेस्ट लगाएं, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे वो फुल लेंथ हो। अपना वेटेज देखें कि हम कहाँ लैक ऑफ रिकवरी कहाँ से हम कर सकते हैं, कहाँ हम लैक कर रहे हैं, तो उसकी रिकवरी कहाँ से हो सकती है ना। तो क्वेश्चन ये है कि आपको कहाँ से अपनी रिकवरी करनी है, कहाँ वीक है। तो वीक पॉइंट को आपको इम्पोर्टेंट मतलब मार्क करते हुए जाना है और उसको वहीं से ग्रो करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखें।
नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 1990 से 91 से 2022-23 तक की अवधि के लिए सामाजिक आर्थिक आंकड़े और विश्लेषण शामिल हैं। कथन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। दोस्तों बिल्कुल सही है, इसमें दोनों आंसर सही हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखें। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन यानी कि हाथोशिमा स्टेशन बनाया है? ए चीन, बी जर्मनी, सी दक्षिण कोरिया, डी जापान। तो दोस्तों इसका आंसर जापान रहेगा। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हाथोशिमा यानी कि हिरोशिमा नागासाकी जो बम USA द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय गिराया गया था, तो इससे नाम से आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखें। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? दोस्तों ये आंसर सबको पता होगा क्योंकि ये भारत की उपलब्धि है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है क्योंकि भारत के जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनको वहाँ पे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है ना। तो इसको आंसर सभी को पता होना चाहिए। वो कौन कौन है? आपका भगवद गीता है और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि शून्य गरीबी P4 मिशन पहल के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह पहल बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस पहल में P4 शब्द का अर्थ सार्वजनिक निजी जन भागीदारी है। बताइए इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है? तो है ना, तो इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि इसका केवल एक गलत है। और इस पहल में जो P4 शब्द का जो अर्थ है सार्वजनिक निजी जन भागीदारी, बिल्कुल सही है इसका आंसर। वैसे तो भी होना चाहिए लेकिन इसमें गलत कह रहा है ना, तो इसका आंसर ए गलत हो जाएगा। तो ए सही आंसर ए हो जाएगा इसका। अब क्यों गलत है? देखो, जो योजना का नाम ज़ीरो पॉवर्टी P4 है ना, तो ये शुरू करने वाला राज्य बिहार नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश है, तो इसलिए कथन ये गलत है। बाकी दूसरा इसका जो अर्थ है सार्वजनिक निजी भागीदारी P4 का, वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 61 देखें। कभी कभी चर्चा में रहने वाला केप टाउन कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बिल्कुल। इस तरीके से BPSC का 2025 का पेपर लगाया होगा आपने, तो इसमें कि इस फॉर्मेट में पेपर जाहिर सी बातें देखे होंगे। और UPSC का तो बिल्कुल ज़्यादा इसका जो फेवरेट टॉपिक है ये, है ना, इसी फॉर्मेट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बताइए क्या है? सीमा पार दिवालीपन की कार्रवाई के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित करना, उच्च मूल्य वाली अचल संपत्तियों के वित्तपोषण और पट्टे के लिए विधिक ढांचे का मानकीकरण करना, सी समुद्री जहाज़ों से जुड़े सुरक्षित लेन देन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाना, WTO दिशा निर्देशों के तहत पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सीमा शुल्क और टैरिफ प्रक्रिया को विनियमन करना। बताइए कौन सा आंसर सी रहेगा? इसका जो सही डिस्क्रिप्शन कर रहा है जो केप टाउन वाला, वो बी है ना, यानी कि उच्च मूल्य वाली चल संपत्तियों के वित्तपोषण और पट्टे के लिए विधिक ढांचे का मानकीकरण करना इसका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें। कह रहा है कि चंद्रयान 3 पर मौजूद CHSTE यानी कि चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के संबंध में कथन पर कौन सा कथन सही है? ए इसने चंद्रमा की भूमध्य रेखा के निकट स्थित चंद्रजल बर्फ की रासायनिक संरचना को मापा। बी इसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट 100 स्थानीय तापमान को सफलतापूर्वक मापा है। इसने चंद्रमा के कोर की आंतरिक संरचना निर्धारित करने के लिए कृत्रिम प्रभावों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया है। इसने ध्रुवीय क्षेत्रों में चंद्रमा की जो वायुमंडलीय पलायन प्रक्रिया को समझने के लिए चंद्रमा के बाह्यमंडल की कणों की कक्षीय मैपिंग करी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का क्या आंसर रहेगा? देखो, जो चंद्रयान 3 के बारे में है वो बी सही रहेगा। तो इसने जो चंद्रमा के जो साउथ पोल पे, ऐसी बात आपको पता होगा 2023 में हमने ये उपलब्धि हासिल करी थी, निकट 100 स्थानीय तापमान को सफलतापूर्वक मापा है इसने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखें। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो भारत में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच के रूप में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? क्या वो इनाम पोर्टल है, या उम्मीद पोर्टल है, या जिली डिजी लॉकर है, या PM गति शक्ति पोर्टल है? सब जानते हैं इसका आंसर बी रहेगा, उद्गम पोर्टल को, यानी कि जो उम्मीद पोर्टल है वो वक्फ संपत्ति से के जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड रखता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखें। 64 कह रहा है कि हाल ही में उद्घाटित ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा और मिसाइल उत्पादन इकाई में से किस शहर में स्थित है? क्या वो हैदराबाद में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है, या लखनऊ में है? दोस्तों इसका जो शहर है वो लखनऊ है, लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखें।
65 बोल रहा है कि इसमें कुछ ज्वालामुखी के नाम दिए गए हैं, मतलब कुछ लोकेशंस हैं, स्थान हैं, उनको आपको मिलाना है। माउंट लोवोटोबी लागी लागी, बागाराम एयरबेस, नतांस परमाणु सुविधा और डी न्यू कैलिडोनिया। देखो इसका पहले हम देखते हैं कौन सा हमको आसान लग रहा है, जो कि नतांस परमाणु सुविधा। जाहिर सी बात है कि जो अमेरिका ने वहाँ पे हमला किया था, परमाणु बम से हमला किया था, जो ये ईरान का क्षेत्र था। ठीक है, सी का तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ए और डी छट चुका है। ठीक है, और ए का 2 हो जाएगा, सबको पता है, और आपका बी का 1 हो जाएगा, यानी कि जो बगराम एयरबेस है वो अफगानिस्तान में है। ठीक है, पकड़ में आ गया है। डी का 3 हो जाएगा, यानी कि जो आपका न्यू कैलिडोनिया है वो आपका दक्षिण पश्चिमी प्रशांत में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखें। 66 बोल रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? क्या वो महाराष्ट्र में है, क्या वो तेलंगाना में है, या छत्तीसगढ़ में है, या वो कर्नाटक में है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? दोस्तों इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो आपका छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखें। 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस नामक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है? जमाइका, जापान, मॉरिशस या गुयाना? दोस्तों उस देश का नाम डी यानी कि गुयाना है। गुयाना ये अवार्ड भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 68 देखें। 68 कह रहा है कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल यानी कि CIFEJ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए अनुराग कश्यप, बी जितेंद्र मिश्रा, सी शेखर कपूर, डी प्रसून जोशी? दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि जो CIFEJ के जो अध्यक्ष हैं वो जितेंद्र मिश्रा हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चर्चित व्यक्तित्व हैं। BPSC चर्चित व्यक्तित्व से लेकर भी क्वेश्चन पूछता है। देखो जो जितेंद्र मिश्रा के बारे में देखें तो ये स्वतंत्र फिल्म निर्माता रहे हैं। ठीक है ना, फिल्म महोत्सव देखें तो ये इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन में इसको शामिल किए गए हैं। इनकी कुल फिल्म की बात करें तो I Am कलाम इनकी प्रमुख फिल्में हैं, द लास्ट कलर है, बेयरफुट एक्सप्रेस है ना। बस इसकी ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 69 देखें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में कथन पर विचार करें। हरियाणा 34 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसका शुभंकर यानी कि मॉस्कॉट उज्ज्वला गौरिया से प्रेरित है। दोस्तों इसके कथन दोनों सही हैं, इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखें। 70 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओनली वन अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ, डी ग्रो ग्रीन इनिशिएटिव? दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी 2025 की पर्यावरण दिवस की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 71 देखें। पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में युगों पर विचार करें। ए 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया यानी कि भीम सिंह ने लिखी है। सेव अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ने लिखा है। डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ चेतेश्वर पुजारा ने लिखी है। और जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। बताइए क्वेश्चन नंबर 71 के कितने मिलान सही हैं? दोस्तों इसके 3 मिलान सही हैं। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। अब तीसरा क्यों गलत है? जो डायरी ऑफ अ क्रिकेटर सा वाइज है वो चेतेश्वरा पुजारा ने नहीं लिखी है, ठीक है, बल्कि पूजा पुजारा ने लिखी है। इनका नाम जो पूजा पावरी भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72 देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज तक इस तरीके से क्वेश्चन BPSC में आया है, लेकिन ये बिल्कुल नया लुक का क्वेश्चन है, तो इसकी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दोस्तों वो इसका आंसर झारखंड रहेगा, यानी इसका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखें। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? ए जोको विडोडो, बी प्रबोवो सुबिंतो और फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर या डी हुन सेन? दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि जो प्रबोवो सुबिंतो थे वो 2025 के गणतंत्र दिवस पर शामिल हुए थे अतिथि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 74 देखें।
नाभिकीय संलयन और एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी कि ईस्ट के संबंध में कौन से कथनों पर विचार करें। यह नाभिकीय संलयन अनुसंधान से संबंधित है। यह चीन के हफई में स्थित है और इसका उद्देश्य सूर्य की ऊर्जा प्रक्रिया को दोहराना है। दोस्तों इसका आंसर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखें। का व CHAM जो आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली है किस राज्य ने शुरू की है। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी कर्नाटक। बताइए दोस्तों इसमें से का आंसर कौन सा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि जो ये पहल है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के वो केरल ने स्टार्ट करी है।